नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, यदि आप भी शेयर मार्केट में नए हैं और शेयर मार्केट का नाम सुनते ही मन में डर लगने लगता है तो यकीन मानिए आज यह डर आपका डर जड़ से ख़त्म कर दूंगा। आज की इस फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास को मैं अपने इतने सरल और आसान तरीके से सिखाने वाला हूं जिसे सुनकर आपको लगेगा क्या शेयर मार्केट को सीखना इतना सरल भी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर तो लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सोचो उनको कितना एनालिसिस करना होगा। आज यही एनालिसिस करना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ। यह फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ 3 से 4 पार्ट में बनने वाली है, जिसमें यह पहला पार्ट होगा। दोस्तों, अब आप और हम शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने जा रहे हैं। अब इनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो शेयर मार्केट का नाम सुनते ही गायब हो जाएंगे। एनालिसिस तो दूर की बात है, क्योंकि शेयर बाज़ार शब्द को हम आम निवेशकों के मन में इस प्रकार से डरा कर बैठा दिया गया है कि उसका नाम लेना एक गुनाह सा हो गया है। दोस्तों, आप और हम अपने डेली लाइफ में न जाने कितनी तरह से एनालिसिस करते हैं, तो हम आज शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में से पहले एनालिसिस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप और हम बात करें यदि पुराने ज़माने की, जब हमारे दादा चाचा जब गांव पर ज़मीन खरीदते थे या प्रॉपर्टी में निवेश करते थे, तो वह यह देखते थे कि खेत, ज़मीन या प्लॉट रोड के कितने पास में है या कितनी दूरी पर है। क्या उस प्लॉट या ज़मीन के आसपास कोई लोकेशन ऐसी है जहां पर फ्यूचर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांस ज़्यादा हैं और आउटर एरिया में तो नहीं है। यह आपने देखा और सुना होगा। क्या यह आपको कठिन लगता है एनालिसिस करना? नहीं ना? तो बस इसी प्रकार का एनालिसिस भी एक इन्वेस्टमेंट करने का ही पार्ट होता है। तो चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं। आप लोगों ने चाय बहुत पी होगी और समोसे बहुत खाए होंगे। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान पर जाते हैं जहां समोसा 10 रुपये का मिलता है, और वहीं बड़ी दुकान पर जहां पर वही समोसा 25 रुपये का मिलता है। तो अब आप यह समझ गए हैं कि समोसा तो समोसा है। 10 रुपये के समोसे को 25 रुपये में ख़रीदना महंगा है या उसे बेस्ट नहीं माना जाएगा। तो आपने उस समोसे की इंट्रिंसिक वैल्यू या कहें तो रियल वैल्यू 10 रुपये मान ली है कि समोसा 10 रुपये से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। हो तो सकता है, पर उसकी एक्चुअल वैल्यू आपने 10 रुपये निकाल ली है। यही 10 रुपये वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है, और मार्केट प्राइस में जो ज़्यादा दे रहा है 25 रुपये, वह उसकी मार्केट प्राइस हो गई। तो आप ये कंपेयर करना सीख गए हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। यही एक्चुअल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। ठीक इसी तरीके से हम स्टॉक का सिलेक्शन शेयर मार्केट में करते हैं। बस यहाँ पर हमें कंपनी के बिजनेस को समझना होता है। अब बिजनेस को समझने से पहले हम एक टेक्निकल टर्म जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालना या समझना स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि किसी चीज़ की रियल वैल्यू या असली कीमत को पता करना। चाहे मार्केट में जो भी बोल रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट कभी ज़्यादा तो कभी कम प्राइस दिखाता है, पर इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू होती है। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ आपको कोई एप्पल 200 रुपये केजी देता है, बट आपको पता है उसी सेम क्वालिटी के एप्पल 120 से 140 रुपये तक के हो सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से एप्पल की इंट्रिंसिक वैल्यू 120 रुपये होगी। अगर कोई 200 रुपये बोल रहा है तो वह महंगा बेच रहा है, और अगर कोई 100 रुपये बोल दे तो वह सस्ता है, आप उसे तुरंत ले लेंगे। ठीक इसी तरह स्टॉक भी होते हैं। मार्केट वैल्यू अलग अलग और इंट्रिंसिक वैल्यू अलग। जब मार्केट प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होता है तो वह कॉस्टली होता है, उसे उस समय नहीं खरीदना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। और जब मार्केट की वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होती है, मतलब मार्केट फेयर प्राइस पर है, तो आप उसको खरीद सकते हैं, मतलब वह सस्ता है। अब आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वह इस इंट्रिंसिक वैल्यू को बहुत अच्छे से समझते होंगे, और जो नहीं समझते हैं वह लॉस में रहते हैं।
इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं तथा उसमें यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी को सीखते हैं। मैं अभी आपको ऐसे सिखाऊंगा जिससे आप कंपनी के बिजनेस करने के तरीके को आसानी से सीख जाएंगे। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कंपनी का काम क्या है, मतलब किस तरीके का बिजनेस करती है, कैसे अपने प्रोडक्ट को बनाती है और उसे कैसे सेल करती है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है, कहाँ से पैसा ला रही है। ये बेसिक सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जिस तरह एक चाय की दुकान का काम होता है चाय बनाना और उसको बेचना, इसी प्रकार हर कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है, वो उसको बनाती है और लोगों तक पहुंचाती है। जैसे बात करें कि कंपनी यदि बैंकिंग की है तो उसका काम होगा लोगों को लोन देना और उनके पैसों को संभाल के रखना। अगर कंपनी आईटी सेक्टर की है तो उसका काम होगा ऐप बनाना, वेबसाइट डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर बनाना। अगर कंपनी एफएमसीजी कंपनी है तो उसका काम होगा टूथपेस्ट, शैम्पू, बिस्कुट, फूड प्रोडक्ट्स आदि बनाना और उनको बेचना। अब बात करते हैं कि कंपनी पैसे आखिर कमाती कैसे है। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जितनी ज़्यादा सर्विस देगी उतना ज़्यादा इनकम होगी। जैसे किराना व्यापारी मार्जिन पर काम करता है और पैसा कमाता है, ठीक वैसे ही कंपनी भी मार्जिन पर काम करती है, बट इनका मार्जिन प्रॉफिट के परसेंटेज के हिसाब से चलता है। अब बात करते हैं कि कंपनी किसको अपना प्रोडक्ट बेचती है। हर बिजनेस का अपना अपना एक कस्टमर होता है या उसका एक ग्रुप होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस कंपनी का प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। जैसे प्रोडक्ट डॉक्टर के लिए बनाया जा रहा है या फिर इंजीनियर के लिए बनाया जा रहा है या हर घर में यूज होने वाले हाउस होल्ड सामग्री के लिए बनाया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए बनाया जा रहा है या ओवरसीज क्लाइंट के लिए बनाया जा रहा है। जितना बड़ा कस्टमर सर्विस होगा उतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस होगा। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसे होती है। जैसे एक दुकान वाला ज़्यादा ब्रांच खोलकर अपने बिजनेस को ग्रो करता है, ठीक वैसे ही कंपनी भी ग्रो करती हैं। कैसे? नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके, नए सिटी मार्केट में अपनी शॉप्स को ओपन करके, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके और एक्सपोर्ट बढ़ाकर। अब बात करते हैं कि कंपनी का कंपटीशन कैसे होता है। जैसे आपकी गली में एक चाय की दुकान है तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। अगर वही गली में 10 चाय की दुकान हो जाए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कंपनी का भी यही रूल होता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोली बिजनेस। मोनोपोली बिजनेस का मतलब होता है उस फील्ड में उस कंपनी का एकाएक साम्राज्य होना, मतलब उसका कंपटीशन जीरो होना, कस्टमर के पास ऑप्शन ही बहुत कम होना, कंपनी के पास पावर ज़्यादा होना और प्रॉफिट ज़्यादा होना। वहीं बात करें डुओपोली बिजनेस की तो मतलब सिर्फ 2 बड़े प्लेयर का गेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मार्केट में सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां हों जिनके पास मैक्सिमम पावर हो, इसे कहते हैं डुओपोली। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कंपनी 70 से 80% मार्केट को होल्ड करती हैं। प्राइस और रूल दोनों मिलकर सेट करते हैं। अगर न्यू कंपनी आ भी जाए तो चल भी नहीं पाती हैं। एग्जाम्पल पता है आप लोगों का इसका? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो और एयरटेल, इन दोनों कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। इन दोनों ने ही मार्केट में डुओपोली बना रखी है। अब तीसरा होता है ओलिगोपोली। इसका मतलब क्या होता है? इसमें थोड़े प्लेयर होते हैं और ज़्यादा कंट्रोल होता है। इस ओलिगोपोली में 3 से 6 बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट में दबदबा रहता है। आपने एविएशन इंडस्ट्री का नाम सुना होगा, जहां पर इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, ऐसी बहुत से 5, 6, 7 कंपनी हैं जो पूरी एविएशन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करके रखी हुई हैं। यह ओलिगोपोली में आती हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि कंपनी किस कैटेगरी में आती है, मतलब मार्केट शेयर कितना है, मतलब कंपनी लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है या मिड कैप है। दूसरा, कंपटीशन कितना है, मार्केट में कंपनी का ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट हर जगह मिल रहा है और कंपटीटर कम हो और लोगों को उसकी कंपनी के प्रोडक्ट मैक्सिमम यूज़ कर रहे हों तो आप समझ जाइए कि उस कंपनी का हाई डोमिनेंस है, मतलब एक छत्र राज। अब बात करते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक नीड होती है, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको बोलते हैं ROE।
कि एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है जो यह बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों को यूज़ करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। सिंपल भाषा में बात करें तो आपने कंपनी में जितना पैसा लगाया उस पर कंपनी ने कितना कमा कर दे दिया, यही आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है। यदि हम इसका फॉर्मूले की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है ROE इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम वह इनकम होती है जो सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस को हटा देने के बाद कंपनी के पास बचता है, वह नेट इनकम कहलाता है। यह कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है? यह वह टोटल पैसा होता है जो शेयर होल्डर ने अपनी कंपनी में लगा रखा है। यह शेयर होल्डर इक्विटी वैल्यू हमें कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलता है। अब मानकर चलते हैं कि कंपनी का ROE 20% है, तो यह 20% बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के हर 100 रुपये पर 20 रुपये का प्रॉफिट कैसे कमाया। ROE जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। जनरली 15% से 20% का ROE बहुत अच्छा माना जाता है। यदि हम इस ROE को एक एग्जाम्पल से समझें तो हम मान लेते हैं कि कोई FMCG की एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए है और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 600 करोड़ रुपए है। तो इसका ROE होगा तो 115 डिवाइडेड बाय 600, क्योंकि 115 इसका नेट प्रॉफिट है और 600 रुपये इसकी एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है। तो इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.196, जो होगा आपका 19.6%। जो यहाँ पर इस FMCG कंपनी का ROE निकल कर आ रहा है 19.6। इसका मतलब यह है कि इस FMCG कंपनी ने अपने एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 600 करोड़ रुपए पर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 115 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो 19.6% के बराबर है। यही 19.6 रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकाला जाता है और ये क्या होता है। अब हमने समझ लिया है कि ROE क्या होता है। अब समझते हैं कि ROE की वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे सके। ROE की वैल्यू मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए। 15 से 20% तक का ROE बेस्ट ROE माना जाता है और हमें किसी भी कंपनी का ROE निकालने के लिए 4 से 5 साल के ROE का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पता चल सके कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा परफॉर्म कर रही है। बट ज़रा रुकिए, पर यहाँ पर ROE को चेक करने से पहले उस कंपनी के डेट के बारे में भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और उसने डेट ज़्यादा ले रखा है तो उस कंपनी का ROE भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। यदि मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो सबसे पहले यह डेट वाली कंपनी में ही लॉस होने का डर ज़्यादा रहता है। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जिन कंपनियों का डेट बहुत ज़्यादा होता है वह भी अपने ROE को बहुत ज़्यादा बताती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि ROE बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये ROE को समझने के लिए, डेट वाली कंपनी का अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लेते हैं कि दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी है FMCG कंपनी, दूसरी है ऑटोमोबाइल कंपनी। इस FMCG कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए है और टोटल एसेट वैल्यू या एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी इसकी 100 करोड़ रुपए है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी का भी नेट प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए है और टोटल एसेट वैल्यू 100 करोड़ रुपए है, जिसमें से 30 करोड़ रुपए एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है और 70 करोड़ रुपए का डेट है। तो FMCG सेक्टर का ROE होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। तो ROE का फॉर्मूला के हिसाब से ROE इसका निकलेगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20%। यहाँ पर FMCG कंपनी का ROE निकला है 20%। चलिए अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपनी का भी ROE निकाल लेते हैं। तो यहाँ का ROE होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। तो यहाँ पर शेयर होल्डर इक्विटी केवल 30 करोड़ रुपए है, जिसमें 70 करोड़ रुपए तो केवल इसका डेट है। तो यहाँ पर ROE होगा 20 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 66.6%। यहाँ पर ROE 66.6% निकल रहा है। अब आप इस केस में यह कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि ROE जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, तो इस हिसाब से ऑटोमोबाइल वाली कंपनी का ROE 66.6% है, तो यह तो बहुत बढ़िया कंपनी हुई और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो ज़रा रुकिए, यहाँ पर एफएमसीजी का कंपनी का आरओई जरूर 20% है, बट इस एफएमसीजी कंपनी के ऊपर कोई भी डेट या कर्ज या लोन नहीं है, जिससे इसका फ्यूचर में बिजनेस पर कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ये बिजनेस अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रख सकता है और इसका इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं ऑटोमोबाइल कंपनी का आरओई 66.6 दे जरूर रहा है, जिसमें कंपनी ने अपनी 30 करोड़ रुपए की एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी पर 70 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है, जो फ्यूचर में किसी भी मार्केट क्रैश की न्यूज़ या अचानक आने वाली नेगेटिव न्यूज़ के चलते कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसी कारण से यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनी फाइनेंशियली वीक होने का इंडिकेशन देती है और हम रिटेल इन्वेस्टर को ऐसी डेट वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सी कंपनी का आरओई देखना हमारे लिए बेस्ट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर आरओई को कैसे देखकर कंपनी का सिलेक्शन करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर केवल 15% आरओई वाली कंपनी को नहीं देखते हैं, वो उस कंपनी के उसके पीयर कंपनी से कंपेयर करके देखते हैं, मतलब सेम इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी के साथ एनालिसिस करते हुए उसको कंपेयर करते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के साल का आरओई देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वह पिछले 5 से 10 साल का पुराने आरओई के ट्रेंड को देखता है। यदि कंपनी का लगातार अच्छा आरओई मेंटेन हो रहा है तो वह स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल को शो करता है। वहीं दूसरी ओर यदि कंपनी का आरओई फ्लक्चुएट या वॉलेटाइल हो रहा है, मतलब कभी 5% तो कभी 30%, तो यह इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को शो करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना हाईली रिस्की होता है। और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं वह इस आरओई को डिटेल के साथ एनालिसिस करते हैं, जो डू-पॉन्ट एनालिसिस कहलाता है, जिसमें वह आरओई को 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। वह 3 पार्ट कौन से होते हैं? पहला होता है प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा होता है एसेट टर्नओवर, तीसरा होता है इक्विटी मल्टीप्लायर। इससे भी पता चलता है कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन से कमा रही है या एसेट को तेज़ी से यूज़ करते हुए कमा रही है या बहुत कर्ज लेकर कमा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको आरओई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको समझ आ गया है कि इन्वेस्टर स्टॉक सिलेक्शन में गलती क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वह इस आरओई को 3 पार्ट में डिवाइड करके ही उसका एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि आरओई का सिलेक्शन हमको कैसे करना है। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा थोड़ा शेयर बाज़ार में यूज़ होने वाले फंडामेंटल एनालिसिस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कंपनी का बिजनेस कैसे समझा जाता है, यह अब आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम शुरुआत से फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट किया है। अभी और भी इसमें टेक्निकल टर्म हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने मेरा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे जैसे जैसे ये वीडियोस आते जाएंगे आप उन वीडियोस को लगातार देखकर उसको आसानी से सीखकर और समझकर आप शेयर मार्केट में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपको निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ लर्निंग करना है, आपको सीखना है, मार्केट को समझना है और फिर उसके बाद तब आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। अभी आप सिर्फ सीखते जाइए, समझते रहिए। आप अपना नोट्स बनाना चाहें तो आप अपने पेन कॉपी लेकर एक नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको उसको रिकॉल कर करके आप उसको अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताएं कि आपको आज के इस वीडियो से कितना समझ में आया है, और आप चाहें तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या दोस्तों में जो शेयर मार्केट को नहीं जानते हैं या उनको समझना चाहते हैं तो आप उनको यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।